सियासी खबरों के साथ प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। चुनाव का माहौल गर्म हो गया है। पक्ष विपक्ष के नेता एक दूसरे के ऊपर तीखे शब्द बोल रहे हैं। चुनाव आ रहा है, 2027 का चुनाव की भी तैयारी शुरू हो गई है। बुद्धिजीवी लोग गणना शुरू कर दिए हैं कि कौन सी पार्टी अब इस बार राज करेगी। और इन्हीं सब खबरों के साथ हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व महानिदेशक डॉक्टर सूर्य कुमार सर, जिनसे हम इन पर आज चर्चा करेंगे। सर, लोग कहते हैं कि बीजेपी सरकार में आम जनता बेचैन है। आप खुद इस पार्टी के नेता हैं, आपका क्या नजरिया है? बिल्कुल सही कहा आपने प्रीति जी कि लोग कहते हैं कि बेचैन है, और मैं तो रोज देखता हूँ ये बेचैनी नहीं, घबराहट की सीमा तक बहुत कस के बेचैनी है। सबसे ज्यादा बेचैनी जानती है किसको? सबसे ज्यादा बेचैनी है अखिलेश जी को कि क्या करें। नहीं 27 घसीट करके अपने पास बुला ले, कहते मैं मेरी खोई हुई, जैसे उस सांप की खोई हुई मुक्ता मणि होती है तो वो परेशान हो जाता है, वैसे ही कहा है मेरी मुख्यमंत्री की कुर्सी कैसे वापस मिल जाए, बहुत बेचैन है। इसी तरह कुछ और भी लोग बेचैन हैं। आप पूछिएगा तो मैं आपको और भी गिनाऊंगा कि कौन कौन बेचैन है। जब साका सरकार की व्यवस्था थी तब कानून व्यवस्था कैसी थी, आप बताइए। बिल्कुल आपने सही पहचाना, वो भी बड़े बेचैन हैं। जो गुंडे, बदमाश, डाकू, लुटेरे उस समय पुलिस पर दबाव बनाए हुए थे कि अगर कोई पकड़ के लाया गया तो समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता जाकर दरोगा के ऊपर दबाव बनाते थे और कहते थे चाबी लाओ हवालात की, और चाबी से हवालात खोलकर मुलजिम को उठा ले जाते थे। कह देते थे अगर कोई डाउट है तो अभी मुख्यमंत्री निवास फोन मिलाओ, तो दरोगा की हालत खराब हो जाती थी। कहते थे नहीं भैया ले जाओ, मुख्यमंत्री निवास ना मिलाओ, हमको अपनी नौकरी करने दो। और इस तरह तमाम गुंडे बदमाश लोगों को आतंकित करते थे, अपराध करते थे। ये हालत थी कानून व्यवस्था की। और सरकारी नौकरियों में भी पक्षपात की बातें सुनी जाती हैं, आपकी क्या राय है? सरकारी नौकरी का तो ये हाल था कि उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग था, पूरी की पूरी लिस्टें चली जाती थी और इन्हीं लोगों की भर्ती होनी है। रेट बढ़ गए थे और ऐसे ऐसे लोग सदस्य बन गए, चेयरमैन बन गए जो जिनकी कोई योग्यता नहीं। आपने सुना होगा कि अब सीबीआई द्वारा जांच हो रही है, भारी संख्या में जो गलत नियुक्तियां हुई हैं उनकी एक एक छानबीन हो रही है। गांव में इंटरव्यू का कॉल लेटर आता था, उसके पहले दलाल पहुंच जाते थे कि अगर इंटरव्यू आ गया है, सिलेक्ट होना है तो इतना रुपया जमा कर दो। 9-9 लाख 10-10 लाख रुपए जमा हो जाते थे, पहले से लिस्ट पहुंचती थी तब भर्ती होती थी। इतना ही नहीं, ये आम रिवाज था, कोई भी भर्ती होनी है तो जाओ। उस समय एक नहीं 5 मुख्यमंत्री होते थे, यानी कि कागज पर तो एक थे, प्रैक्टिस में 5 लोग होते थे। कहीं भी जाओ अपना बैग जमा कर दो, रुपए से भरा हुआ, और तुम्हारी सीट बुक हो गई। बुकिंग काउंटर है, ये हालत होती थी नौकरियों की। अक्सर कहा जाता है कि सापा के सरकार दौर में अपराधियों को खास तरह का संरक्षण प्राप्त था, आपको क्या लगता है? अपराधियों के संरक्षण का हाल तो ये था कि ये पार्टी जब से बनी तभी से, उस समय इनके नेता थे मुलायम सिंह यादव जी, तो उन्होंने क्या एक रास्ता बनाया था कि हर जिले का, हर मोहल्ले का, क्षेत्र का जो सबसे मजबूत गुंडा हो, जो बाकी सबको दबा कर, डरा कर चुनाव जिता सके। ये शुरू से इस पार्टी की रणनीति रही। जब से सन 1990 के लगभग पार्टी बनी, एक तरफ अतीक अहमद, दूसरी तरफ मुख्तार अंसारी, तीसरी तरफ गोंडा के मुन्नन खां, और जितने बड़े बड़े माफिया मेरठ के, सहारनपुर के, हर एरिया का, हर जिले का, तो क्यों करते थे? उनको भरोसा था कि बाकी लोग डर जाएंगे, यही बहादुर गुंडा निकलेगा और हवा में 2-3 फायर करेगा और बूथ कैप्चर कर लेंगे। तो बूथ कैप्चरिंग का जमाना था सन 90, सन 2000 के लगभग। तो बूथ कैप्चरिंग पर भरोसा करके बाकी सबको डरा दो गांव को, इसलिए उनको संरक्षण भी देना पड़ेगा। जब आप उनसे चुनाव जीतने का उम्मीद कर रहे हो
तो फिर आपको ददुआ जो सबसे बड़ा डाकू था चित्रकूट का, तो उनका बेटा बीड़ से वो सपा का एमएलए, उनके ददुआ के सगे भाई वो प्रतापगढ़ से एमपी, और पूरा प्रदेश स्तर का रैकेट कि जो जितना बड़ा बदमाश तो सपा का ऊपर एक बड़ा पदाधिकारी, ये हालत हो गई थी। आरोप तो सर ये भी लग रहे हैं कि सैफई और इटावा को विशेष तवज्जो दी जाती थी। तवज्जो का ये हाल था कि आर्डर हो गया था कि बाकी प्रदेश में बिजली आओ ना हो, चाहे जितने घंटे भेजो, लेकिन इटावा जिले में 24 घंटे बिजली रहेगी। फिर सोर्स लगा कि भाई जब इटावा में जलेगी तो आजम खां के रामपुर में भी जलेगी, तो हो गया ठीक, रामपुर में भी 24 घंटे जलेगी। फिर धीरे धीरे करके खास जो सपा के नेता थे उनके 5 जिले छांटे गए, 5 जिलों में लगातार बिजली मिलेगी, बाकी भी जो मन करो। इतने नहीं, सैफई एक गांव था, इतना खुला पक्षपात सैफई को तहसील बना दिया गया ओवरनाइट। हवाई पट्टी, वहां हवाई जहाज उतरने लगे गांव में। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बना तो उसको वाया सैफई ले जाया गया। इतने नहीं, सारे विभागों के गेस्ट हाउस करीब करीब खुल गए, वहां जमीनों के दाम एकदम से बढ़ गए और 4-4, 5-5 गुना दाम में सरकार ने सब जमीनें खरीद ली। पूरे गांव का एहसान हो गया, सब लोग खुश हो गए कि हमारी महंगी जमीनें सरकार ने खरीद ली, और चौड़ी सड़कें बनाई गई, और पीजीआई के तर्ज पर वहां पर अस्पताल खोला गया, जो आज भी सैफई में पीजीआई के तर्ज पर चल रहा है। तो ये चिंता नहीं थी इस पार्टी को कि तो बाकी लोग क्या सोचेंगे कि हम इतना खुला पक्षपात करेंगे। नौकरियों का ये हाल था कि जो कोई आ जाए सीधा फोन से चिट्ठी लिखकर लो इनको नौकरी कर दो। केवल दिखावे के लिए इंटरव्यू होंगे, दिखावे के लिए लिखित परीक्षा होगी, और वास्तविकता ये होगी कि जिसका नाम गया हुआ है उसकी भर्ती हो जाएगी। सर, जब हालात इतने मुश्किल थे तो भी जनता ने समाजवादी पार्टी को क्यों सपोर्ट किया? ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। क्योंकि उस समय मुझे अच्छी तरह याद है कि श्री मुलायम सिंह यादव सत्ता से बाहर थे, पूरा टाइम मिला, उन्होंने एक एक चीज कि कैसे हम जनता को खरीद लें। कहा कि जितने बच्चे हैं इंटर में पढ़ने वाले सबको हम लैपटॉप दे देंगे, सबको हम साइकिल लड़कियों को दे देंगे, सबको हम तरह तरह की अलग अलग वर्ग के लोग देने वाली, लालच देने वाली योजनाएं बनाई गई। और याद करिए एक योजना चली थी कि हर महिला बेरोजगार को हम लोग महीने का पैसा देंगे, और बहुत से लोग ने कहा नाम लिखाओ, तो रोजगार कार्यालयों में ढेरों महिलाओं ने नाम लिखा दिया कि हम भी बेरोजगार हैं और हमको भी पैसा मिलेगा। बाद में थोड़े 2 महीने में चुनाव जीत गए तो उसके बाद कैंसिल हो गई योजना कि भाई इतना पैसा नहीं है, ये नहीं दी जा सकती। इसी तरह की काम करके जैसे समझिए राहुल गांधी ने घोषणा की थी चुनाव पहले, खटाखट फटाफट सबके खाते में पैसे आएंगे, और जैसे ही चुनाव बीत गया तो भारी भीड़ इकट्ठा हो गई कांग्रेस कार्यालय में, पैसा लाओ। तो कहने लगे नहीं वो हम जीते नहीं इसलिए नहीं। तो लोगों ने कहा कि भाई जहां जीते हो कम से कम उस प्रदेश में दिला दो, कर्नाटक में दिला दो, हिमाचल में दिला दो, और प्रदेश जहां तुम्हारी सरकार है वहां दिला दो। कुछ नहीं, योजना का नहीं, दिल्ली में आएंगे तब देंगे। तो मतलब फार्म भरवाए गए, फार्म भर दो पैसा मिलेगा 8 तारीख को, और टाइट ऑफिस। तो ये बड़ी पुरानी पॉलिसी रहती है इन लोगों की कि कैसे र्यूमर उड़ा के लोगों को लालच देकर के चुनाव जीता जाए। सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी इनका क्या स्थिति? सड़क का हाल ये था कि जो मंत्री जी थे सड़क विभाग के और सिंचाई विभाग के शिवपाल जी, तो वो पूरा प्रदेश जान गया था, पहले 7% वहां जमा कराओ और तब उसके बाद तुमको वहां से फोन हो जाएगा, ठेका मिल जाएगा। कागज वागज इंजीनियर साहब बात बनाते रहेंगे, और किसी इंजीनियर की हिम्मत नहीं थी कि वो ईमानदारी से टेंडर प्रक्रिया पूरी करा सके। तो इतना पैसे का चलन हो गया कि हर निर्णय पैसे पर होने लगा। नहरों की सिंचाई, नहरों की सफाई के नाम पर थोक में पैसा जाता था। एक नया टर्म चला था एडजस्टमेंट, एडी कर लो, यानी कि काम नहीं होगा पैसा पूरा निकाल दिया जाएगा, नहर की सफाई नहीं होगी, सड़क नहीं बनेगी, कागज पर सड़क बनेगी, कागज पर बाढ़ में बह जाएगी,
ये एडी का सिस्टम चल गया था, उसमें सब लोग खुश, वो इंजीनियर भी खुश, ठेकेदार भी खुश, मंत्री जी भी खुश, अफसर भी खुश, और सफर करती थी जनता। उसी का परिणाम हुआ, अंत में लोग इतना ऊब गए और पार्टी कार्यकर्ता इतने मनबड़ हो गए कि जहां जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, अपना झंडा गाड़ देते थे। किसी पुलिस की, किसी राजस्व प्रशासन की हिम्मत नहीं पड़ती थी ये जमीन खाली कराने, पार्टी कार्यकर्ता, और उनको सीधा संरक्षण मुख्यमंत्री निवास से एक फोन कर देते थे कि इनको अभी खनन का ठेका दे दो। तो एक प्रॉपर्टी डीलर थे गायत्री प्रसाद प्रजापति, उनको सीधा उठाकर कैबिनेट मंत्री बना दिया गया, खनन विभाग। और वो पूरे प्रदेश में बाद में जो सीबीआई जांच चल रही है हमीरपुर में, आपने सुना होगा कि वो इसी तरह की फोन आया कि ठेका दे दो खनन का, खनन शुरू हो गया, कागज बाद में बनते रहे इस तरह। और इतना पैसा उसमें पूरे प्रदेश से इकट्ठा किया गया कि पूरा, वो भी एक बड़ा खबर का बात है क्या कि 500 करोड़ रुपया पार्टी के कार्यालय में जमा हो गया फंड। तो श्री मुलायम सिंह यादव, श्री अखिलेश यादव में मतभेद हो गए, तो उन्होंने प्रस्ताव पास करके अपने बाप को आउट कर दिया और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। जड़ में उसकी था वही 500 करोड़। तो करीब करीब उस तरह की पॉलिसी हुई जैसे शाहजहां और औरंगजेब का आपने सुना होगा कि बाप को बंद कर दो और खुद राजा बन जाओ, ये स्थिति थी। और सर एक और क्वेश्चन, आज बीजेपी के समय में संस्कार और संस्कृति मेन होता है हम लोगों का, और उसमें काम भी बहुत किया जा रहा है। सारी सामाजिक संस्थान इसको बढ़ा ही रही है, चौपाल लगाए जा रहे हैं, कार्यशालाएं की जा रही है, क्योंकि आज जो संस्कृति का, उस समय क्या स्थिति, संस्कार, परिवार, संस्कृति? उस समय की भी स्थिति थी, परिवार को बहुत महत्व दिया जाता था, लेकिन सबके परिवार नहीं, केवल सैफई परिवार। क्या होता था कि 25-30 आदमी केवल सैफई परिवार के और रिश्तेदारी के, उन लोगों को सांसद, विधायक और ब्लॉक प्रमुख और जिला परिषद अध्यक्ष और ये सब बना दिया जाता था। परिवार, केवल परिवार, उससे आगे नजर नहीं जाती थी। अगर जाती भी थी तो केवल सैफई के आसपास के लोगों की। बिरादरीवाद का लोग आरोप जरूर लगाते हैं, लेकिन सबके लिए नहीं, केवल जो सैफई के आसपास के बिरादरी के लोग थे उनको लाभ दिया जाता था। इतना ही नहीं, यहाँ तक हाल हुई कि पूरी के पूरा बजट, जैसे एक बार बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि 70 करोड़ का बजट उच्च शिक्षा विभाग में आया, उसमें 69 करोड़ सैफई डिग्री कॉलेज के लिए चला गया, 1 करोड़ में बाकी पूरे प्रदेश। तो ये खुला पक्षपात, कोई बोलने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई ऑडिट नहीं, इस तरह का। इसी तरह आपने सुना होगा रिवर फ्रंट घोटाला, कि जितने की एक्चुअल जरूरत थी उससे 4 गुना ज्यादा का एस्टीमेट बनाया गया, और बाद में उसकी जांच हुई, कार्रवाई चल रही है। लेकिन जैसे और बहुत से मामलों में धीरे धीरे कार्रवाई चल रही है, इसी तरह उसमें भी चल रही है। खनन घोटाला की जांच हो रही है, और सब उसमें जो सीबीआई के लोग हैं वो लगे हुए हैं, लेकिन उनको मैनेज करने का, दबवाने का खेल चल रहा है। सर आखिरी 2027 के चुनाव नजदीक है, लोग सरकार की योजनाओं पे, फैसलों पर उंगली उठा रहे हैं, आपको क्या लगता है वोट बैंक किस साइड जाए? वोट बैंक की स्थिति ये है कि कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी, दोनों ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम मुस्लिम समाज के सबसे बड़े मददगार हैं, जबकि सबसे ज्यादा तरक्की और फायदा भाजपा सरकार में हुआ मुस्लिम समाज को। क्यों? आप एक उदाहरण नहीं पा सकते कि कोई प्रधानमंत्री आवास बांटने में, गैस बांटने में, उज्ज्वला गैस योजना में, शौचालय आवंटित करने में, किसान सम्मान निधि सबको 6-6 हजार रुपए देने में, किसी योजना में कोई धर्म या जाति के नाम पर कोई भेदभाव नहीं हुआ, चाहे जहां आप पता लगा लीजिए, पूछ लीजिए। लेकिन अगर राम मंदिर का बात आवे तो कांग्रेस को पेट में दर्द हो जाता है, सपा को दर्द हो जाता है। वो इसी बात पर आपने सुना होगा कि रामचरितमानस के पन्ने फाड़े जाने लगे। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने वो श्रेय प्राप्त किया कि भारत की संस्कृति, भारत की सभ्यता, उसके विपरीत उन्होंने कहा ये सब ढकोसला है, वो जल्दी राम मंदिर का दर्शन करने नहीं जाते, ऐसे राम को मानते थे। लेकिन केवल चूंकि भाजपा
ने उसमें आगे बढ़कर काम किया तो बाकी पार्टियां दूर होने लगी, राम से भी दूर होने लगी। स्वाभाविक है राम भी उनसे दूर हो जाएंगे। 2027 का चुनाव नजदीक आ गया है, सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने दावे कर रही हैं, तैयारी भी शुरू कर दी है। भारी भीड़ रहती है समाजवादी पार्टी कार्यालय में, वही ठेकेदार, वही भ्रष्ट लोग जो बिना काम कराए पैसा लेते थे, बड़े बेचैन हैं, लगे रहते हैं जल्दी सपा पावर में आवे तो फिर हम लूटें। तो लूट का, भ्रष्टाचार का दूसरा नाम हो गई समाजवादी पार्टी, परिवार की पार्टी। आपको क्या लगता है सर, कौन सी पार्टी आएगी? ये आप निश्चित मानिए कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी ने भारत की धर्म संस्कृति देश की मजबूती के लिए काम किया है, वो उससे पूरा नक्शा दुनिया की नजर बदल गया है। आज भारत चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये देखिए कि जब सब्जी बेचने वाली औरत जब डिजिटल QR कोड लेके बैठती है तब लगता है कि भारत में परिवर्तन हो रहा है। जब 50 करोड़ लोगों के बैंकों में नए खाते खोले गए जो हरदम से उपेक्षित पड़े थे, तब लगता है भारत में परिवर्तन हो रहा है। आपने जब 3 दिन 4 दिन की लड़ाई में पाकिस्तान को भूसा भर दिया, उनके हवाई अड्डों पर जा जाकर बम्बार्डमेंट कर दिया, सारे आतंकवादी कट्टे उड़ा दिए और 4 दिन बाद वो गिड़गिड़ाने लगा, भैया युद्ध बंद करो, प्लीज बंद कर दो। तब लगता है कि भारत बदल गया। भैया मोदी जी का मूल मंत्र याद आ जाता है, अच्छे दिन आएंगे, और वो आ गए। और ये देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के सबसे अमीर देश अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, जब उनको जलन होने लगे और वो कहने लगे कि भारत में टेस्ला कार ना बनाओ भाई, भारत में इलॉन मस्क तुम वहां कोई फैक्ट्रियां ना खोलो, चिंता लगने लगी कि भारत हमसे आगे निकल जाएगा, तो खुला बयान देने लगे, बुराई करने लगे, तब लगा कि हाँ भारत में कुछ तो दम है, तभी अब अमेरिका का राष्ट्रपति तक आलोचना करने लगा। हमें पूरा विश्वास है कि जिस प्रकार विकास की तेजी से गाड़ी बढ़ी है और जिस प्रकार से वो जो नारा सुना होगा आपने, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, तो उसके अंतर्गत इतना तेजी के साथ जो विकास हुआ है हर क्षेत्र में, चाहे आप जहां देख लीजिए, खेती में देख लीजिए, सिंचाई में देख लीजिए, सड़कों के हाईवे नहीं, अब एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, अब एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चल रही, अब बुलेट ट्रेन चलने की नौबत आ गई है। तो इतनी तेजी के साथ जो विकास हुआ है देश के सब लोग पहचान रहे हैं, और अब सरकार इस पर लगी हुई है कि एक एक आदमी को रोजगार देना है, दिलाना है। उसके लिए मुद्रा योजना में 20 लाख रुपए तक बिना गारंटी के दिए जा रहे हैं, खोलो कोई भी उद्योग करो। किसी सरकार ने इतना काम नहीं किया, इसलिए हमें विश्वास है इस काम के आधार पर कि अभी आप 10-20 साल 27 की बात कर रहे हैं, जो ये भारतीय संस्कृति को पुनरुत्थान करने का प्रयास हुआ है, अभी 50 साल तक देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं। बहुत अच्छा लगा सर, आपने बहुत अच्छा हम लोगों को गाइड किया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ। मैं प्रीति वाशने, नमस्कार।